वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 13 दिसंबर 2025 और 13 दिसंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, यह है मनोहर लाल, ने भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रेडास फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने गुरुग्राम में किया है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोगों को दिमाग में अक्सर गुरुग्राम है कहाँ पे, तो ये है आपका हरियाणा में। ठीक है, चलिए। यह प्रणाली हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई जो ऊर्जा भंडार की नई तकनीक है। यह नवकरणीय ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित करने में मदद करेंगी। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान है, एक प्रकार से एनजीओ है। 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? तो ये जो संस्थान है ये नैनीताल में काम कर रहे हैं। इन लोग 3 दिन का काम करेंगे, 3 दिवसीय कार्यकाल है इनका। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य रहेगा कि हिमालय क्षेत्र से सतत विकास और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन पर चर्चा करना, ये इनका काम रहेगा। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई ने भारत के साथ वास्तविक समय सीमा रेमिटेंस के लिए किस देश की फिनटेक कंपनी बेनिफिट से साझेदारी की है? तो ये बहरीन के कंपनी है, उन्हीं के साथ एनपीसीआई ने साझा किया है। अगर इन दोनों का साझेदारी अच्छा हो जाएगा तो हम लोग भारत और बहरीन के बीच यूपीआई जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ये काफ़ी अच्छे से तेजी से कर सकते हैं और सुरक्षित रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बन जाएगी। ठीक है, चलिए। 13 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। यह दिवस लोगों में दयालुता, करुणा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो उन्होंने पैराशूट प्रशिक्षण किया है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराशूट परीक्षण करने का इनका एक ही मॉडल है कि क्रू मॉडल की सुरक्षित लैंडिंग और सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने ये किया है। ठीक है, चलिए। भारत ने भूटान के साथ किस प्रकार की परियोजनाएं लॉन्च की है ताकि सहयोग बढ़ाया जा सके? तो भारत और भूटान के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को लागू किया गया है, साझेदारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, चलिए। किस राज्य ने संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है मैप में आपका पंजाब, ये देख रहे हैं आप पंजाब, तो ये आपका पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। ठीक है। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं पेटीएम ने हाल ही में अपना नया ऐप किस तकनीक से संचालित करके लॉन्च किया है? तो ये आपको बता दें एआई मॉडल से इन्होंने एआई के द्वारा ने बनाया है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटीएम का नया एआई संचालित ऐप उपयोगकर्ता अनुभव और सुरक्षा में सुधार लाने का उद्देश्य से इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है आईईए के अनुसार तेल और गैस की मांग किस वर्ष तक बढ़ती रह सकती है, मतलब बढ़ता रहेगा? तो इन्होंने बताया है कि 2050 तक ये मांग बढ़ती रहेगी। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईईए इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA का फुल फॉर्म नाम होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी, लेकिन नवीकरणीय स्रोत की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुधार को तेज करना होगा? तो 30 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा, और इसको सुधार करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विश्व बैंक ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2035 से 40 तक वह 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। हिंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? जो हिंसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत में आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत जब आया था वो कौन सा सन था? ये 630 ईस्वी से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम हिंसांग की बात करें तो हिंसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक नाम था शिव की नामक ग्रंथ, तथा और एक और था मित्र दोली द्वारा रचित है, हिंसांग के जीवन से प्राप्त होता है। हिंसांग के विवरण से तत्कालीन भारत, अगर हम हिंसांग के अगर विवरण से जाने तो हम भारत के तौर तरीके कैसे रहा जाता है तो वो चीज हम लोग को देखने को इनके बुक में मिलते हैं। तो पहला हमको मिलता है सामाजिक और राजनीतिक कूटनीति, आर्थिक और धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष कैसे चलाते थे, जैसे प्रशासन तक कैसे वर्क करते थे, इनकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उस चीनी यात्री का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो अभी मैंने आपको बताया हर्षवर्धन के दरबार में आपका कौन आया था? हिंसांग आया था, ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा। हिंसांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने अपनी यात्रा के विवरण को शिवकी नामक नाम से एक संकलित किया पुस्तक को, और उस पुस्तक में सारा डिटेल लिखा। वह कनौज की धर्मसभा का अध्यक्ष बना। कौन बना? हिंसांग। तथा उसने प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो नाम का पद था उसे हिंसांग को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हिंसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था, लोग बुलाते थे। अगर हम बात करें कि मध्यकालीन यात्रियों का उनके देश से मिलान करें तो आप मिलान कर सकते हैं। तो बताइए मार्को पोलो कहाँ से आया था? ये आपका इटली से आया था। अच्छा, ठीक है। इबन बतूता कहाँ से आया था? आपका इबन बतूता कहाँ से आया था? मार्को से आया था। और एंटोनियो मोंसेरेट कहाँ से आया था? बताइए, ये कहाँ से आया था? एंटोनियो मोंसेरेट, तो ये आपका स्पेन से आया था। ठीक है। और मोहम्मद बल्कि कहाँ से आए थे? ये आए थे बल्ख से आए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो पहले ए का इटली, तो ए का इटली यहाँ पे है। और इबन बतूता, तो इबन बतूता कहाँ से आया था? इबन बतूता आपका आया था मार्को से। ठीक है, कहाँ से आया था? मार्को से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। तो मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से। इबन बतूता कहाँ से? मार्को से आया था। और एंटोनियो मोंसेरेट कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे। और मोहम्मद बल्कि कहाँ से थे? बल्ख से आए थे। देखिए नाम से ही पता चलता है, बल्ख। ठीक है, चलिए। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो अभी तो वर्तमान में बिहार में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा।
अगर हम बात करें कि जो कल का मैंने क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसे ICAO की परिषद के भाग सेकंड के पुनः निर्वाचित किया गया है? ये है आपको अपना प्यारा भारत को निर्वाचित फिर से किया गया। अब ये देखिए मैप में आपका प्यारा भारत, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही होगा बताना है और ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप इस चैनल पर नए थे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना था और बेल आइकन को प्रेस करना था। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और कुशल मंगल रहिए। धन्यवाद।